First law of thermodynamics, it is basically an energy conservation law. It is basically an energy conservation law जो कहता है Q plus W that is always equal to delta E. जो भी हीट एनर्जी सिस्टम के अंदर जाएगा पार्ट ऑफ इट विल बी यूज्ड फॉर, तो वहां पर पूरा का पूरा हीट जो है वो वर्क डन में इस्तेमाल हो जाएगा अलग अलग प्रोसेस के लिए। खैर ये इक्वेशन बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन है। इस इक्वेशन का इस्तेमाल आप करोगे बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ। हर वैल्यू थर्मोडायनामिक्स में या थर्मोकेमिस्ट्री में हमेशा साइन के साथ ही आपको कैलकुलेशन करना है, चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, ऑलवेज डू विथ अलोंग विद द साइन। खैर U क्या है? इट इज इंटरनल एनर्जी। U इज द इंटरनल एनर्जी फॉर गैसियस सिस्टम। फॉर गैसियस सिस्टम द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस potential energy of the molecule plus vibrational energy of the molecule plus electronic energy of the molecule plus U nuclear energy of the molecule etc etc। एक मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड जितने भी टाइप के एनर्जी हो सकते हैं सबका सम को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एक मॉलिक्यूल के साथ जितने भी एसोसिएटेड एनर्जीज हो सकते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या अट्रैक्शन की वजह से भी एनर्जी होगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से भी अट्रैक्शन लग रहा है पे, उसके वजह से भी एनर्जी होगा, एंड डॉट डॉट वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी जो भी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है। एक गैस सिस्टम है, गैस सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल के पास जो भी टोटल एनर्जी होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैनॉट बी कैलकुलेटेड, कैनॉट बी मेजर्ड। अगर हमसे कोई बोले कि U का वैल्यू बताओ, हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक्चुअली मॉलिक्यूल का वेलोसिटी भी एक्चुअल नहीं बता पाते। गैस का मॉलिक्यूल का 3 तरह का वेलोसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जब हम एक्चुअल स्पीड नहीं जान सकते किसी मॉलिक्यूल का तो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी कैसे बता पाएंगे? बात समझ में आ रहा? तो ये सारे के सारे एनर्जी जो है इनका सम या इन वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ U कैन नॉट बी मेजर्ड, बट द चेंज दैट इज डेल्टा U कैन बी मेजर्ड। डेल्टा U कैन बी मेजर्ड। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। U का एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो हम एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं, ना वाइब्रेशनल, ना ही न्यूक्लियर, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। इसलिए U का एब्सोल्यूट वैल्यू इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेंज डेल्टा U कैन डेफिनेटली बी ऑलवेज मेजर्ड। डेल्टा U इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। डेल्टा U इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। हम लोग U ऑफ द गैस को एक और तरीका से भी लिखते हैं। What is internal energy of the gas? Internal energy of the gas will be because of energy due to its translational motion. Energy due to its translational motion. एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन भी कर रहा है, प्लस एनर्जी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन, प्लस एनर्जी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशनल मोशन, प्लस एनर्जी ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि टोटल एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस टोटल एनर्जी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन प्लस टोटल एनर्जी ड्यू टू इट्स वाइब्रेशनल एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जब अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एनर्जी, कंट्रीब्यूशन जैसे ये तो टोटल इंटरनल एनर्जी हुआ, ये तो टोटल इंटरनल एनर्जी बोलेंगे इसे, लेकिन इस टोटल एनर्जी में ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है वाइब्रेशनल, उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है रोटेशनल और उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसलेशनल। एक्चुअली में ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, देन वाइब्रेशनल, देन रोटेशनल, देन ट्रांसलेशनल। लेकिन बट इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड बाई डेल्टा टी, मान लो टेम्परेचर को हम चेंज किए डेल्टा टी से, तो जब टेम्परेचर को चेंज हम लोग करते हैं तो ये हर एनर्जी में चेंज आता है, ट्रांसलेशनल में भी आता है, रोटेशनल में भी आता है, वाइब्रेशनल में भी आता है और इलेक्ट्रॉनिक में भी आता है। तो जो चेंज जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, द चेंज फॉर ट्रांसलेशनल इज मच ग्रेटर देन चेंज ऑफ रोटेशनल, ग्रेटर देन the change of vibrational, much greater than the change in the electronic energy। ठीक उसका उल्टा, भले ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब टेम्परेचर का चेंज होता है, किसी गैस का टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया जाए तो सारे एनर्जी चेंज होंगे, उसका ट्रांसलेशनल की वजह से भी चेंज होगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल सबके वजह से चेंज होगा। किसमें चेंज सबसे ज्यादा होगा? ट्रांसलेशनल वाले में सबसे ज्यादा, उसके बाद रोटेशनल वाले में, और सबसे कम होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज। इसलिए इसे कंसिडर नहीं किया जाता है, नॉट कंसिडर्ड। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज नॉट कंसिडर्ड इन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अगर हमसे कोई बोले डेल्टा यू टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना, तो बोलेंगे डेल्टा यू ऑफ टी प्लस डेल्टा यू ऑफ आर प्लस डेल्टा यू ऑफ वाइब्रेशनल। और ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको तो कंसिडर नहीं करते, लेकिन वाइब्रेशनल इट इज कंसिडर्ड एट, वाइब्रेशनल इज कंसिडर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंज इज कंसिडर्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, और ये दोनों में चेंज इज कंसिडर्ड एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर कहने का ये मेरा मतलब हुआ कि अगर मेरे से बोला जाए कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना, अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिए डेल्टा टी से तो टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, तो हम बोलेंगे इट विल बी डेल्टा यू ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस डेल्टा यू ऑफ रोटेशनल। कब? इफ द टेम्परेचर इज मॉडरेट। अगर मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशन है तो सिर्फ ये दोनों का चेंज ही डेल्टा यू का चेंज होता है, लेकिन डेल्टा यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू ट्रांसलेशनल प्लस डेल्टा यू रोटेशनल प्लस डेल्टा यू वाइब्रेशनल इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन को भी कंसिडर करते, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर पे वाइब्रेशन को कंसिडर नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को तो कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर से हम समझा रहे, एक गैस मॉलिक्यूल का, गैसियस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू उसका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक प्लस न्यूक्लियर, हर तरह का एनर्जी जो भी एसोसिएटेड है। हम लोग उसे मेजर नहीं कर सकते, यू का वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा यू का वैल्यू जरूर मेजर करते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? internal energy of a molecule, total internal energy of the molecule will be also equal to the energy due to its translational motion, rotational motion, vibrational motion
एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम लोग कंसिडर सिर्फ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल तब कंसिडर किया जाता है जब टेम्परेचर बहुत ही हाई हो, और अगर टेम्परेचर मॉडरेट है तो वाइब्रेशनल एनर्जी में भी चेंज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो बेसिकली डेल्टा यू इज डेल्टा यू ट्रांसलेशनल प्लस डेल्टा यू रोटेशनल एट मॉडरेट टेम्परेचर, एंड डेल्टा यू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी टोटल विल बी इक्वल टू सबका साम वाइब्रेशनल को मिला के एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ये थियरी समझ में आ रहा? क्लियर है? अब इसका हम लोग यूज करेंगे, ये जो हम लिखा रहे हैं इसका हम लोग यूज करेंगे गैस का सीवी और सीपी वैल्यू पता करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम के मदद से। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। कब वाइब्रेशनल लेना है, कब वाइब्रेशनल नहीं लेना है, अकॉर्डिंगली गैस का सीपी सीवी वैल्यू चेंज करता है। क्लियर? देखो आगे लिखो, हीट कैपेसिटी it is the heat energy required to change the temperature by 1 degree centigrade. It is the heat energy required to change the temperature by 1 degree centigrade. It is the heat energy required to change the temperature by 1 degree centigrade. अगर एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किए और Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करते ही टेम्परेचर में चेंज आया डेल्टा T से। अगर Q अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किए सिस्टम में और टेम्परेचर का चेंज आया डेल्टा T से, तो हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा T चेंज के लिए, फॉर डेल्टा T चेंज Q इज रिक्वायर्ड। Therefore, for 1 degree change, how much heat will be required? Q upon delta T. और इसी Q upon delta T को हम लोग कह देते हैं C, हीट कैपेसिटी। S बोले हम, अभी C नाम नहीं दे रहे। S is Q upon delta T, which will be called as हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री का चेंज के लिए कितना हीट की आवश्यकता? Q upon delta T। बात समझ में आ रहा? हीट कैपेसिटी वैसा हीट है जो कि 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज करने के लिए सिस्टम में इस्तेमाल होता है। वो हीट है जो 1 डिग्री से टेम्परेचर को चेंज करे। Q अपॉन डेल्टा T, दैट विल बी कॉल्ड एज S, हीट कैपेसिटी। नाउ हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड इन 2 ways: स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग सीधे सीधे C से रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा हम लोग हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय Cm। 2 तरह से हम लोग हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज heat required by 1 gram of substance for 1 degree centigrade temperature change।
ये पर यूनिट मास होता है, पर ग्राम, पर केजी। अगर पर केजी या पर ग्राम, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री से टेम्परेचर का चेंज करना है तो जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सी, अभी हम लोग क्या निकाले थे, एस क्या निकाले थे, क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर मास m था सब्सटेंस का तो Q बाई डेल्टा टी हीट कैपेसिटी है। तो इसको पर यूनिट मास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m से डिवाइड करना पड़ेगा। m से डिवाइड कर दो, m से डिवाइड कर दो तो ये पर यूनिट मास आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इज बेसिकली Q अपॉन m डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज Q अपॉन m डेल्टा टी। पर यूनिट मास 1 डिग्री से टेम्परेचर चेंज के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। या हम लोग एक इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। इक्वेशन तैयार ऐसे कर सकते हैं कि Q विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी, वेयर C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है यहां तक? मोलर हीट कैपेसिटी जैसा कि इसका नाम ही है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 mole of substance for 1 degree centigrade temperature change। तो हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे Cm विल बी इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा टी। N इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट मोल आ जाएगा। जैसे M से डिवाइड किए थे तो पर यूनिट मास आ गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर n है तो n से डिवाइड कर दो तो पर मोल हो जाएगा। Q अपॉन N डेल्टा टी विल बी कॉल्ड एज Cm, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं Q विल बी ऑल्सो इक्वल टू N इंटू Cm इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड बाय 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज के लिए, वो कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? Basically, it is the heat required by a substance for a temperature change of 1 degree centigrade। तो देखो ये तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। किसी सब्सटेंस को कम हीट ही चाहिए 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है कि नहीं? किसी सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हीट कैपेसिटी, both the types of heat capacity is material dependent as well as process dependent। note karo, both the types of heat capacity is material dependent and process dependent। heat capacity is material dependent and process dependent। material dependent and process dependent। heat capacity is material dependent and process dependent। material dependent तो समझ में आ रहा है ना, सॉलिड को जितना हीट चाहिए 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्या उतना ही हीट में लिक्विड भी 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा लेगा? अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग हीट कैपेसिटी। मटेरियल डिपेंडेंट, प्रोसेस डिपेंडेंट। हो सकता है हम किसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, हो सकता है किसी गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं तब हम 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज देखना चाहते। हो सकता है किसी गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं तब हम 1 डिग्री का टेम्परेचर देखना चाहते। समझ में आ रहा है? इसीलिए गैस का 2 अलग अलग हम लोग C वैल्यू डिफाइन करते हैं, CP और CV। तो प्रोसेस डिपेंडेंट हुआ ना, कांस्टेंट प्रेशर पे अलग आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग आ रहा, आइसोबारिक पे अलग और आइसोकोरिक पे अलग। खुद सोच के बताओ, जब कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है उस वक्त उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होती है? जब कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है, व्हेन द सब्सटेंस मेल्ट्स, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करता है तो उसका हीट कैपेसिटी कितना होता है? तो ध्यान रखना, जब भी कोई सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं उसे। लेटेंट हीट, छुपा हुआ हीट वो गेन कर रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करता।
कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट पे, या लिक्विड जब वेपराइज करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, हमेशा टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। हीट जा रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। और अगर डेल्टा टी अगर जीरो हो गया तो उसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। प्रोसेस डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी इज अ प्रोसेस डिपेंडेंट टर्म एज वेल एज मटेरियल डिपेंडेंट टर्म। क्लियर? तो जब हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड पर मोल, मोलर हीट कैपेसिटी CM. When the heat capacity is defined per gram, it is called specific heat capacity. यहां तक समझ में आया? क्लियर है? For gas, we define two types of heat capacity. Molar heat capacity at constant volume. इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CV से, या कभी कभी ये लिखा रहता है CVM. M stands for molar heat capacity. सिंपली CV लिखा रहेगा या CVM लिखा रहेगा. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और दूसरा हीट कैपेसिटी डिफाइन करते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, या लिखा रहेगा CPM. अरे कॉपी करते जा रहे हो ना? ये सब थियरी है, थियरी की तरह याद रखना है. आ जाएंगे हम लोग न्यूमेरिकल पे, लेकिन एक पॉइंट कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले CVM क्या डेफिनेशन होगा इसका? हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस to raise the temperature by 1 degree centigrade at constant volume. कितना बोलेंगे ना? मोलर है तो 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए जो भी हीट की आवश्यकता होगी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में, तो वो हीट कहलाएगा CVM. मान लो ये सिलेंडर पिस्टन सिस्टम था और पिस्टन को मैंने लॉक कर दिया, पिस्टन ऊपर नीचे जा ही नहीं सकता, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया. इस सिलेंडर पिस्टन सिस्टम के अंदर कितना मोल गैस लिए? 1 मोल गैस ले लिया गया. कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, 1 मोल गैस. अब इसके अंदर हम हीट डालें Q. क्लियर? अब इस हीट को भी हम लिख रहे हैं ऐसे QV. व्हाट इज QV? हीट एक्सचेंज. हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अलग से नाम दे दिए QV, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हीट डाला जा रहा है. तो अगर हीट गया, गैस का टेम्परेचर में कितना चेंज आया? डेल्टा T से चेंज आया. तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा T चेंज के लिए QV. तो 1 डिग्री का चेंज के लिए फॉर 1 डिग्री चेंज, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज, इट विल बी QV अपॉन डेल्टा T. QV अपॉन डेल्टा T, और ये कहलाएगा CVM. QV अपॉन डेल्टा T. व्हाट इज QV? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. डेल्टा T से टेम्परेचर चेंज हुआ, डेल्टा T चेंज के लिए QV चाहिए, तो 1 डिग्री चेंज के लिए QV अपॉन डेल्टा T चाहिए. बोल सकते हैं ना? अब देखो, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताओ इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा? तो चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, पिछले क्लास में हम बताए थे कि पिस्टन ऊपर नीचे होगा तभी जाकर वर्क डन होता है. अगर पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हुआ, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या हो गया? 0. तो P डेल्टा V वर्क डन होता है. डेल्टा V 0 माने वर्क डन कितना होगा? 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q प्लस W इज डेल्टा U. Q प्लस W इज
डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें वर्क डन क्या हो गया, 0। ये वर्क डन 0 कब हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हम लिख सकते हैं ना कि QV इज इक्वल टू डेल्टा यू, बोला जा सकता है QV इज इक्वल टू डेल्टा यू। इज दिस क्लियर? QV is equal to delta U. Is this clear? ओके, तो QV हटा के हम डेल्टा U लिख सकते हैं। CVM is equal to delta U by delta T। ये तो फाइनाइट टर्म्स में। डिफरेंशियल टर्म में D of U by dt लिख सकते हैं। अब ये du by dt डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V भी कहला सकता है। वॉल्यूम तो एक्चुअली कांस्टेंट है। वॉल्यूम अगर एक्चुअली कांस्टेंट है तो पार्शियल और एग्जैक्ट दोनों बराबर होते। तो हम क्यों ना लिख रहे हैं कि CVM इज इक्वल टू डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V। लिखा जा सकता है कि नहीं? CVM इज डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V। हमेशा ध्यान रखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CVM। या फॉर n मोल्स ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर गैस का n मोल्स लिया गया, ये तो हीट था 1 मोल के लिए। CV अपने आप में क्या है, हीट रिक्वायर्ड है। 1 डिग्री का चेंज कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। अगर हम n मोल ले लेते तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, NCV। 1 मोल को चाहिए CV, तो n मोल को कितना चाहिए, NCV। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू NCVM। क्लियर? क्लियर है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज CVM। एक बार CV निकल गया गैस का, तो वो CV उस गैस के लिए एक फिक्स्ड प्रॉपर्टी की तरह बन गया। हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? देखो, U क्या है, स्टेट फंक्शन। U क्या था, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टेट वेरिएबल पे। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, स्टेट वेरिएबल पे। सिंस U इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट वेरिएबल पे। स्टेट वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, 3, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। मान लो हम लिखे U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। कोई 2 ही लेंगे क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। PV इक्वल टू nRT। अगर किसी गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है, मोल तो पहले से ही पता है, तो क्या उसका प्रेशर नहीं निकाल लोगे, चाहे आइडियल रहे या रियल रहे। कोई 2 ही की आवश्यकता है ना, कि तीनों की आवश्यकता है, 2, क्योंकि T और V पता चल गया तो P भी पता चल जाएगा। या लिख दो T एंड P, तो TP अगर पता चल गया तो V निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है? तो U इज अ फंक्शन ऑफ T एंड V। अब देखना हम क्या लिख रहे हैं, D ऑफ U विल बी इक्वल टू डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट अ कांस्टेंट V इंटू dt प्लस डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ V एट कांस्टेंट T इंटू dV। याद आ रहा है पिछला लेक्चर? अगर U स्टेट फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी होगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देख के घबराहट तो महसूस नहीं हो रहा? नो सर, होना भी नहीं चाहिए। अब देखो, डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V क्या कहलाता है, डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V क्या कहलाता है,
एनसीवी। अब बार बार एम नहीं लिख रहे, समझ जाओ सीवीएम ही है, सीवी एनसीवी लिख सकते हैं इसको। और यहां आ जाएगा डीटी, जैसे डीटी था, लेकिन साथ में ये भी टर्म है बेटा, डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट टी इंटू डीवी, ये भी है। ये जनरल एक्सप्रेशन है डीयू का, होगा ना। अब एक इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है, उसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है, उसे कहते हैं द टू इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम लोग पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लिख रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट सेज डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी इंटू डेल ऑफ पी बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी। याद कर लेना सीधे, हालांकि ये डिराइव होकर आता है, लेकिन इसका डेरिवेशन आपके लिए भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है ये, इंटरनल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ वी एट टी इज टी इंटू डेल पी बाई डेल टी माइनस ऑफ पी। ठीक है, आइडियल गैस के लिए निकालो इसका वैल्यू। सब लोग कॉपी करो फटाफट यहां तक। फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस अगर हो, फॉर आइडियल गैस ये तो जनरल एक्सप्रेशन हुआ, तो हम लोग कोशिश करेंगे आइडियल गैस का क्या निकालने का। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी, the rate of change of internal energy with respect to volume at constant temperature। तो डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ वी एट कांस्टेंट टी क्या है? ये एक्सप्रेशन है। तो हम लोग आइडियल गैस के लिए ये एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश करेंगे, है कि नहीं। हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या P इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन V। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन निकालो, डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V कितना? डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट V कितना? वॉल्यूम को कांस्टेंट मान, टेम्परेचर के हिसाब से डिफरेंशिएट कर, क्या आएगा? NR अपॉन V आएगा, आएगा। ठीक है, तो T इंटू डेल P बाई डेल T एट V कितना हो गया? NRT अपॉन V माइनस P है, देयरफॉर डेल U बाई डेल V एट T विल बी इक्वल टू, ये क्वांटिटी कितना आया? NRT अपॉन V। माइनस क्या है? माइनस P है, और P कितना निकला? NRT बाई V। तो NRT बाई V NRT बाई V कट गया, और ये क्या वैल्यू आ रहा है? ध्यान रखना, डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ V एट कांस्टेंट T इज 0 फॉर आइडियल गैस। Del of U by del of V at constant T is 0 for an ideal gas. Similarly, ध्यान रहे, यहां पर अगर हम टेम्परेचर कॉमा प्रेशर लिखते तो यहां पर क्या आता? डेल ऑफ U by डेल ऑफ P at constant T आता ना, दोनों लिख लो, वो भी 0 होता है। डेल ऑफ U by डेल ऑफ P at constant T is also 0 for ideal gas। टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो U कांस्टेंट है, तभी तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट माने हो ना वहां पर,
तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब U कांस्टेंट है, U कांस्टेंट इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 0. फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट. टेम्परेचर में चेंज आएगा तभी डेल्टा U का वैल्यू आएगा. आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. ये किसके लिए वैलिड स्टेटमेंट? आइडियल गैस के लिए. आइडियल गैस के लिए सिर्फ. तो अगर ये क्वांटिटी 0 आ गया, ये क्वांटिटी अगर 0 आ गया तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0. तो बचेगा क्या? फॉर आइडियल गैस डी ऑफ यू विल बी इक्वल टू एनसीवी इंटू dt. और इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे स्टेट 1 से स्टेट 2, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2. तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा U विल बी ऑलवेज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T. आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है. आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा इसी छोटे से फॉर्मूला से निकाला जाता है. डेल्टा U इज ऑलवेज इक्वल टू NCV डेल्टा T. ध्यान रखना, अगर CV फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, सवाल में मान लो ऐसा सवाल बना दिया, CV को क्या कर दिया? फंक्शन ऑफ. तो यहां पे बिठा देना वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद इंटीग्रेट करके लिमिट लगाना. हम यहां पर CV को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिए. और 99% केस यही है, मात्र 1% केस में हो सकता है CV को फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दे. समझ में आ रहा? एल्स CV विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट. इधर कॉपी कर लिए ये वाला. सेकंड केस फॉर वैंडरवाल रियल गैस. अगर वैंडरवाल रियल गैस हुआ तो वहां इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे? फॉर अ वैंडरवाल रियल गैस, वैंडरवाल गैस और रियल गैस में क्या अंतर होता है? क्या दोनों सेम होते हैं? वैंडरवाल गैस कहना और रियल गैस कहना, क्या ये दोनों सेम टर्म है? क्यों सर? क्यों सर? वैंडरवाल गैस is a real gas but all real gases are not a वैंडरवाल गैस. वैंडरवाल गैस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग है. जब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस सिर्फ लिया जाता है तो वो वैंडरवाल गैस कहलाता है. वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आया वैंडरवाल गैस. लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्स भी डोमिनेटिंग हो सकता है. वैसे गैस को वैंडरवाल गैस नहीं कहते. हम यहां पर लिख रहे हैं वैंडरवाल रियल गैस. एक्सप्रेशन तो वही है, du इज इक्वल टू NCV dt प्लस डेल ऑफ U बाय डेल ऑफ V एट कांस्टेंट T इंटू dV. एक्सप्रेशन तो जनरल यही है. अब देखो छोटा सा केस, पहला केस, इफ आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट. अगर रियल गैस लिया गया है, वैंडरवाली गैस लिया गया है, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता? कांस्टेंट. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट तो dV क्या होगा? 0. dV क्या हो गया? 0.
ये भले ही जीरो ना हो, डीवी क्या हो गया, जीरो, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, जीरो। बचेगा बिल्कुल आइडियल गैस वाला इक्वेशन, डेल्टा यू इज एनसीवी। तो जो फॉर्मूला आपने आइडियल गैस के लिए इस्तेमाल किया, ऑलवेज, लेकिन वहां पे नॉट ऑलवेज। रियल गैस में इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग आइडियल गैस वाला फॉर्मूला से तब निकाल सकते हैं जब वो प्रोसेस आइसोकोरिक हो। आइसोकोरिक के अलावा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है वैन डर वाल गैस के लिए। समझ में आ रहा? डेल्टा यू इज एन सीवी डेल्टा टी, ये इस्तेमाल आप रियल गैस के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे। क्लियर? else du will be equal to ncv dt plus del of u by del of v at constant t into dv। अब हम लोग ये वाला वैल्यू निकालेंगे किसके लिए, रियल गैस के लिए, वैन डर वाल गैस के लिए। और ये कौन सा इक्वेशन है कहलाता, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट के मदद से। समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि p प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस ऑफ एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये होता है वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। यहां से P निकालो तो P आ जाएगा एन आर टी अपॉन वी माइनस ऑफ एन बी माइनस ऑफ एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर आएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब निकालेंगे हम क्या वैल्यू, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी। डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी कितना, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मानना है। वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिए तो वी माइनस एन बी क्या हो गया, कांस्टेंट। सिर्फ टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करो, क्या बचेगा, एन आर अपॉन वी माइनस एन बी। और अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिए हैं, अगर हम लोग वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिए तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया, जीरो। तो ठीक है, अब निकालो ये डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी विल बी इक्वल टू डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी विल बी इक्वल टू टी इंटू, यहां टी मल्टीप्लाइड है ना, तो इसमें भी हम लोग टी मल्टीप्लाई करेंगे। टी मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा, ये एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ऑफ क्या है, पी। और पी का एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं, P का एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं। तो P का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, एन आर टी अपॉन वी माइनस ऑफ एन बी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, जिसमें ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। Therefore, del of u by del of v at constant t is equal to n square a upon वैन डर वाल गैस के लिए ये क्वांटिटी जीरो नहीं होता है। आइडियल गैस के लिए ही ये क्वांटिटी जीरो होता है, लेकिन वैन डर वाल गैस के लिए ये क्वांटिटी जीरो नहीं होता है। थोड़ा ध्यान दो, हंसी मजाक नहीं करो। ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में सब तरह के सवाल पूछे जाएंगे और आपके ट्यूटोरियल शीट में भी होगा, 100% होगा। तो ये जो हम जो लिख रहे हैं ना, वो फालतू का चीज नहीं लिख रहे, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हम सिर्फ उतना ही पढ़ाते जितना जरूरत है। इसलिए ध्यान दे, हर चीज पे ध्यान दे। अभी तक क्या कंक्लूजन निकाले कि द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल यू बाई डेल वी एट टी आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, लेकिन वैन डर वाल गैस के लिए जीरो नहीं होता है। निकाले हैं वो वैल्यू, देखो
अब कुछ नहीं करेंगे, वो वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे, कुछ नहीं करना है। लेकिन वो इंटीग्रेशन करने के पहले एक चीज और देख लो, n कैसा क्वांटिटी है? पॉजिटिव, A पॉजिटिव, वॉल्यूम ऑलवेज पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये डिफरेंशिएशन, तो हम क्यों ना कह दें कि एज V increases internal energy will also increase। वैंडरवाल रियल गैस इक्वेशन, वैंडरवाल रियल गैस का इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, वॉल्यूम घटाओगे इंटरनल एनर्जी घटेगा, क्योंकि डेल यू बाय डेल वी पॉजिटिव क्वांटिटी है। इफ वी डिक्रीजेस यू ऑल्सो डिक्रीजेस। लेकिन आइडियल गैस का वॉल्यूम घटाओ बढ़ाओ, उससे इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर कांस्टेंट माने इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। क्लियर है? क्लियर? अब बिठा दे, कहां बिठाना है? यहां पर d ऑफ u विल बी इक्वल टू ncv dt प्लस डेल यू बाई डेल वी एट टी। कितना निकाले? n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर, n स्क्वायर a बाई वी स्क्वायर इंटू dv। अब इसे इंटीग्रेट कर दो, स्टेट 1 से स्टेट 2, टेम्परेचर T1 से टेम्परेचर T2, और यहां पर वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2। हाँ, एक और चीज, ये जो हम लोग डेल यू बाई डेल वी निकाले ना, जो पॉजिटिव लिख रहे हैं, ये किसके लिए है? वैंडरवाल रियल गैस, जहां अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेटिंग होता है। अगर बाई चांस ये क्वांटिटी नेगेटिव होता तो क्या बोलते? वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगा, वॉल्यूम घटाएंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी होता तो, और ये नेगेटिव क्वांटिटी कब आता है? जब रियल गैस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हो। ये वैंडरवाल गैस के लिए है, जहां अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट है। रिपल्सिव फोर्सेस जहां डोमिनेंट होगा वहां पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगा, और फिर इसका उल्टा बोलेंगे हम लोग। याद रहेगा ना ये चीज? इंटीग्रेट कर ले, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा यू विल बी इक्वल टू एन सी वी इंटू T2 माइनस ऑफ T1 dv बाई वी स्क्वायर। का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -1 बाई वी। -1 बाई वी अगर आएगा लिमिट बेटा n स्क्वायर है, अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या लिखना चाहिए? यहां पर प्लस लिखे हैं, प्लस 1 बाई V1 माइनस 1 बाई V2। दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ वैंडरवाल रियल गैस। दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर अ वैंडरवाल रियल गैस। जनरल अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता तो क्या होता? V1 और V2 बराबर होता और ये क्वांटिटी 0 हो जाता, यही बचता खाली। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के अलावा कोई भी जनरल प्रोसेस में वैंडरवाल रियल गैस का इंटरनल एनर्जी इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर? क्लियर? तीसरा केस, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। हाँ, क्यों नहीं लेंगे? क्यों? वो तो एक प्रॉपर्टी निकल गया गैस का, वो तो एक प्रॉपर्टी निकल गया गैस का, जो कि डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी होता है। उसके बदले हम सीवी बिठाए हैं। अगर एक कांस्टेंट, चलो अगर मान लो ये एक आइडियल गैस का सिस्टम है ना, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। प्रेशर कैसा?
ये मान लो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन प्रेशर गैस का क्या है? कांस्टेंट। और इस केस में मेरे से पूछा गया व्हाट इज डेल्टा यू, तो हम अभी भी एनसीवी डेल्टा टी लगा के ही इसका डेल्टा यू बताएंगे, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। इंटरनल एनर्जी का चेंज आइडियल गैस का किसी भी प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी। तो सीवी तो एक प्रॉपर्टी है जो कि आपने पता कर लिया गैस का, और उसके बाद आप कहीं भी उसका इस्तेमाल करो। समझ में आ रहा है? सॉलिड और लिक्विड का इंटरनल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज NC इंटू T2 माइनस T1। C इज द मोलर हीट कैपेसिटी, दिया होगा। सॉलिड और लिक्विड का CP और CV डिफाइन नहीं करते, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सॉलिड और लिक्विड का CP बोलो या CV बोलो, बात बराबर है, सबका सब C है। मोलर हीट कैपेसिटी NC इंटू T2 माइनस T1, ऐसे लगा के हम लोग सॉलिड और लिक्विड का इंटरनल एनर्जी चेंज निकालेंगे। तो अब तक हम लोग क्या सीखे? इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना। आइडियल गैस होगा तो कैसे, रियल गैस वैंडरवाल होगा तो कैसे, और सॉलिड और लिक्विड होगा तो कैसे। क्लियर है ना? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे QV इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि वर्क डन क्या है? 0। पहले ये था Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा यू। फिलहाल ये क्या बन गया? फर्स्ट लॉ QV इज इक्वल टू डेल्टा यू। नोट करो, सेंटेंस में लिखना। द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम the heat exchange at constant volume is always equal to the magnitude of internal energy change. The heat exchange at constant volume, the heat exchange at constant volume is always equal to the magnitude of, the heat exchange at constant volume is always equal to the magnitude of internal energy change. The heat exchange at constant volume is always equal to the magnitude of internal energy change. The heat exchange at constant volume is always equal to the magnitude of internal energy change. Clear? ये सब कॉपी कर लिए? CPM, molar heat capacity at constant pressure। तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज द हीट रिक्वायर्ड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस बाय रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एट कांस्टेंट। तो अब हम लोग इमेजिन करेंगे कि एक सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम है जिसके अंदर हम 1 मोल गैस लेके चले, लेकिन ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। क्यों? ताकि ये प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करे, ताकि ये प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करे। बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर सब बराबर, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। अब इसके अंदर मान लो Q गया, तब हम इसका नाम दे रहे हैं QP, और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज किया, तो हम लोग लिख सकते हैं CPM विल बी इक्वल टू QP अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T से चेंज के लिए QP अमाउंट ऑफ हीट, 1 डिग्री का चेंज के लिए QP अपॉन डेल्टा T अमाउंट ऑफ हीट, दैट विल बी कॉल्ड एज CP। CP का और डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे जब हम लोग एंथैल्पी पढ़ लेंगे H। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो 1 डिग्री का टेम्परेचर से चेंज के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी बाय 1 मोल ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड CP। क्लियर? फॉर एनी गैस, फॉर एनी गैस हम लोग डिफाइन करते हैं एक रेशियो CPM by CVM, दैट इज डिनोटेड बाय गामा।
और इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग पॉइसन्स रेशियो। Cp भी कांस्टेंट, Cv भी कांस्टेंट, Cp अपॉन Cv इज गामा, ऑलवेज Cp अपॉन Cv इज गामा। Cpm माइनस ऑफ Cvm इज इक्वल टू R फॉर आइडियल गैस ओनली। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है फॉर आइडियल गैस ओनली। ये भी हम डिराइव करेंगे लेकिन आगे चल के, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो क्योंकि हम लोग Cp और Cv कैलकुलेट करना सीखेंगे। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस KTG, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ऑफ n moles of gas, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n moles of gas is 3/2 nRT। पढ़े हो? 3/2 RT 1 मोल गैस के लिए होता है। 3/2 kT 1 मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है। समझ में आ रहा है? तो अगर 1 मोल का 3/2 RT तो n मोल का 3/2 nRT। नाउ अब ध्यान देना, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं सारे मॉलिक्यूल के वजह से होगा, सारे मॉलिक्यूल की वजह से होगा, मतलब कि हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर। इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी का जोड़ होगा वो काइनेटिक एनर्जी कहलाएगा ना। इसे हम लिख सकते हैं हाफ m समेशन ऑफ vn स्क्वायर, लिखा जा सकता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ m समेशन ऑफ vn क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी था जिसका कंपोनेंट था x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, vx vy ऐसे समझो। vn वेक्टर विल बी इक्वल टू vx i कैप vy j कैप प्लस vz k कैप, हर कंपोनेंट में x y और z डायरेक्शन में। तो vn स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, या हम लोग इसे लिख सकते हैं हाफ m समेशन ऑफ vx स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन ऑफ vy स्क्वायर प्लस हाफ m समेशन ऑफ vz स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल सारे मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर। और उसके बाद हम इस तरीके से 3 पार्ट में लिख दिए, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन। ये रिप्रेजेंट करेगा काइनेटिक एनर्जी इन द x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन। Now, by the law of equipartition of energy, एक लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन वाला इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी y डायरेक्शन वाला इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी z डायरेक्शन वाला। तीनों डायरेक्शन का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो हमेशा बराबर होता है। इक्विपार्टीशन, तीनों डायरेक्शन में इक्वली भाग दे दिए। काइनेटिक एनर्जी इन द x डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन द y डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन द z डायरेक्शन, तीनों बराबर। So therefore we can say kinetic energy in the x is equal to kinetic energy in the y is equal to kinetic energy in the z, that will be equal to half nRT। जब तीनों डायरेक्शन को जोड़ देंगे हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ तो बन जाएगा 3/2 nRT।
तो 3/2 nRT को हम लोग 3 भाग में बांट दिए, 3/2 nRT को 3 भाग में बांट दिए, बराबर। तो एक भाग का एनर्जी कितना कंट्रीब्यूशन है, हाफ nRT। एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ nRT। यही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है, हाफ nRT। एक डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाफ nRT होता है। यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि तीनों डायरेक्शन में, तीनों कोऑर्डिनेट में, तीनों डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी का इक्वल पार्टीशन होता है। तो 3/2 nRT है और इक्वल पार्टीशन अगर हो रहा है तो हाफ nRT एक डायरेक्शन में कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? नोट करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। Degree of freedom, it is the number of independent modes it is the number of independent modes, MODES, mole नहीं, it is the number of independent modes or coordinates. It is the number of independent modes or coordinates required to describe the motion of a particle. Required to describe the motion of an object or particle. Required to describe the motion or required to describe the motion of an object or particle. एक पार्टिकल का मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट एक्सिस की आवश्यकता है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो हम ऐसे चल रहे हैं तो ये मेरा चलना को कितना एक्सिस डिफाइन कर सकता है, एक, क्यों, थोड़ा टेढ़ा चल दिए तो 2, और थोड़ा टेढ़ा चल दिए तो 6। तो मेरे लिए पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल है ना। मेरे लिए जो पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैन बी मोनोएटॉमिक, जैसे हीलियम, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब कि सिंगल मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो सिर्फ 3 डायरेक्शन में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एज वेल एज जेड डायरेक्शन। और ये तीनों जो डायरेक्शन है वो इसका कौन सा मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्योंकि एक पार्टिकल का मोशन हमेशा ट्रांसलेशनल हो सकता है कि नहीं है? उसका कोई और मोशन हो सकता है क्या? वाइब्रेट कर सकता है वो? नहीं। एक पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो हमेशा ट्रांसलेशनल ही हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी इक्वल टू 3 फॉर अ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक अगर स्पीशीज है तो उसका सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही हो सकता है, रोटेशनल नहीं हो सकता, वाइब्रेशनल नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रहा है कि अगर एक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल कैसा मूवमेंट कर सकता है 3D स्पेस में? ट्रांसलेशनल ओनली। उसका स्पिन मत काउंट करना, स्पिन अलाउड नहीं है। या तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। क्या वाइब्रेशनल है इसका? नहीं। क्या इसका रोटेशनल है? नहीं। ओनली इट कैन मूव इन अ ट्रांसलेशनल मैनर।
ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 3, उसका मूवमेंट को हम लोग 3 एक्सिस से डिफाइन कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एज वेल एज जेड डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसका क्या होगा 0। ठीक है, जैसे हम कंसिडर किए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कुछ ऐसा होगा, दो एटम आपस में बॉन्ड से जुड़े होंगे, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है, ये रोटेट भी कर सकता है और ये वाइब्रेट भी कर सकता है ना। तो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने? 3 एक्सिस रिक्वायर्ड होगा इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के लिए। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 एक्सिस विल बी रिक्वायर्ड। या तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, कोई एक प्लेन में ही तो रोटेट करेगा, इसका रोटेशन तो कोई एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होगा ना। बात समझ में आ रहा है? तो या तो ये प्लेन कंसिडर कर लो या तो ये वाला प्लेन कंसिडर कर लो। तो इसके कितने एक्सिस की रिक्वायरमेंट होंगी? 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होगी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताने के लिए। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1। सिर्फ ये बॉन्ड के अबाउट वाइब्रेशन कर सकता है, तो एक ही एक्सिस सफिशिएंट है इसका वाइब्रेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ में आ रहा है? बीच में स्प्रिंग मान ले, तो ये स्प्रिंग के अबाउट ये वाइब्रेट कर रहा है, तो एक ही एक्सिस काफी है इसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए। क्लियर? खैर, इन जनरल इफ द मॉलिक्यूल हैज n atoms, total degree of freedom is always equal to 3n। अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स n है तो उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, बस यही 3 मोशन हम लोग कंसिडर करते हैं, उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3n होता है। जैसे डाइएटॉमिक में कितने एटम होंगे? 2, तो 3 into 2 6, दैट इज 3 + 2 + 1। यहां पर एक ही एटम था 3, ओनली 3 0 0। किसी एटम में अगर 4 एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 12। ट्रांसलेशनल हमेशा 3 होता है, लेकिन रोटेशनल और वाइब्रेशनल अलग अलग हो सकते हैं। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑलवेज 3। चाहे कैसा भी मॉलिक्यूल हो, उसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो उसको 3 एक्सिस में हम लोग डिफाइन करेंगे, एक्स, वाई और जेड से। डाइएटॉमिक है, रोटेशनल हमेशा 2। ट्राइएटॉमिक, तीसरा देखो, ट्राइएटॉमिक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 इफ लीनियर, माने तीनों एटम अगर ऐसे कनेक्टेड हैं, अगर लीनियर शेप का मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, तो अगर कोई भी लीनियर स्पीशीज है तो उसका दो ही प्लेन में वो रोटेट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर लीनियर स्पीशीज है तो वो 2 ही प्लेन में रोटेट कर सकता है, 2 ही एक्सिस की आवश्यकता होगी। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बिकम 3 इफ नॉन लीनियर। इफ नॉन लीनियर, मान लो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हुआ, मान लो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हुआ, नॉन लीनियर है और ये रोटेट करना चाह रहा है या रोटेट कर रहा है, तो उसको रोटेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए हमको 3 एक्सिस की आवश्यकता होगी। जैसे मान ले ऐसे रोटेट कर रहा, समझ में आ रहा? पहला मान ले ऐसे रोटेट कर रहा, दूसरा, समझ में आ रहा है? और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर रहा है,
तीसरा, इसके अलावा कोई इमेजिन कर सकते हो? इसके अलावा कोई रोटेशन इमेजिन कर सकते हो? नहीं। एक, इधर से 2 और ये मॉलिक्यूल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे इसके? 9, 3, 2, 5। तो इस केस में वाइब्रेशनल हो जाएगा 4, क्योंकि टोटल तो 3n होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना होगा? 3 एटम है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 9। तो यहां पर लिखेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इट कैन बी, अगर लीनियर हुआ तो 4 इफ लीनियर, और अगर नॉन लीनियर हुआ तो 3, 3, 6, तो वाइब्रेशनल कितना? 3 इफ नॉन लीनियर। क्लियर है? क्लियर? Contribution of energy in 1 degree of freedom, या बोलो 1 direction, is always equal to half nRT if translational। अभी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे ना, तो एक डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो है। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, दे आर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम या 1 डायरेक्शन इज हाफ nRT इफ ट्रांसलेशनल। क्लियर? Contribution of energy in 1 degree of freedom is also half nRT if rotational। हर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी एक डायरेक्शन में हाफ nRT का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज nRT इफ वाइब्रेशनल। इफ वाइब्रेशनल ऐसे समझो, अगर 2 एटम है आपस में वाइब्रेट कर रहा है तो यह सिंगल मॉलिक्यूल ही, इसके कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ओनली 1, एक ही डायरेक्शन। समझ में आ रहा? तो इस मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है तो हाफ nRT, इसका भी मूवमेंट हो रहा है तो हाफ nRT, टोटल कितना हो जाएगा? nRT, हाफ और हाफ nRT। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक डायरेक्शन में हमेशा nRT होता है। हाफ nRT इसका, हाफ nRT इसका, देयरफॉर टोटल विल बी nRT का कंट्रीब्यूशन। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक डायरेक्शन में एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हमेशा nRT होता है। यहां तक क्लियर है? ट्रांसलेशनल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ nRT, रोटेशनल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ nRT, लेकिन वाइब्रेशनल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज ऑलवेज nRT। अभी बैठे रहो शांति से, बैठे रहना है। ये जो हम लोग क्या कर रहे हैं वो तो देख लो, ये क्या चल रहा है बेसिकली। देखो, थोड़ी देर पहले हम ये भी बताए थे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन लिया जाता है, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर पे वाइब्रेशन। मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम, एग्जाम्पल हीलियम के लिए हमें पता है कि इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3। रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या होता है? 0। तो ध्यान दो, इसका जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो होगा 3 into हाफ nRT। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 3 है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कंट्रीब्यूशन? हाफ nRT। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कंट्रीब्यूशन? 3 into हाफ nRT। रोटेशनल 0, वाइब्रेशनल 0। क्लियर है? क्लियर है?
इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए, डेल ऑफ यू बाई डेल ऑफ टी एट कांस्टेंट वी, क्या बचेगा 3/2 n r। क्लियर? और इस n को हम इस तरफ लेके चले गए तो 1/n डेल ऑफ u बाई डेल ऑफ t एट कांस्टेंट v, इसी को कहते हैं CVM, जो कि आया 3/2 r। मोनो एटॉमिक गैस का CV का वैल्यू हमेशा 3/2 r होता है। मोनो एटॉमिक गैस का CV का वैल्यू हमेशा 3/2 r होता है। तो CP का वैल्यू कितना होगा? तो CP होता है CV प्लस R। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे CP माइनस CV किसके बराबर? R के बराबर। तो 3/2 r प्लस R कितना आएगा? 5r/2। CP बाई CV गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/3। तुरंत निकालो डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, 5 मिनट में निकलेगा, जल्दी करो। फिर हम एक टेबल बनाएंगे अगले क्लास में, लेकिन निकालने का तरीका तो सीख लो पहले। CV वैल्यू निकाल डाई एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक का तो हम बता ही दिए। CV वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कब निकाल रहे हैं हम? मॉडरेट टेम्परेचर पे CV का वैल्यू मॉडरेट टेम्परेचर पे किसका? डाई एटॉमिक। तो डाई एटॉमिक में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता? 3। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 2। वाइब्रेशनल 1 होता है, लेकिन मॉडरेट टेम्परेचर है इसलिए वाइब्रेशनल कंसिडर। आपको ध्यान होगा U इज इक्वल टू U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल प्लस U वाइब्रेशनल, लेकिन U वाइब्रेशनल कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि मॉडरेट टेम्परेचर है। ट्रांसलेशनल के लिए टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 3 × ½ nRT। एक एक्सिस में ½ nRT ट्रांसलेशनल के लिए। रोटेशनल के लिए भी एक एक्सिस में कितना? ½ nRT। कितने? 2। तो 2 × ½ nRT कितना हो गया ये? 3/2 nRT प्लस nRT 5/2 nRT 5/2 nRT। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से निकाल 1/n डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T एट कांस्टेंट V कितना आएगा? 5/2 r। यही हो गया CV डाई एटॉमिक के लिए मॉडरेट टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है? मॉडरेट टेम्परेचर पर निकला CV। बता हाई टेम्परेचर पे कितना? टेम्परेचर पे कितना? तो U लिखेंगे, U ट्रांसलेशनल, U रोटेशनल, U वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × ½ nRT प्लस 2 × ½ nRT। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 2। और वाइब्रेशनल कितने? 1 ही है ना। और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? nRT। 1 × nRT। सबको समझ में आ रहा? 3/2 प्लस 2, ये भी nRT है, ये भी nRT है, तो ये 2 nRT हो गया। तो 3/2 प्लस 2 7/2 nRT। तो जैसे हम डिफरेंशिएट किए थे ना वहां पर, 1/n डेल ऑफ U बाई डेल ऑफ T कांस्टेंट V कितना आया? 7/2 r। और ये हो जाएगा CV वैल्यू। तो जब डाई एटॉमिक का वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होता है तो CV कितना आता है? 7r/2। और अगर वो एब्सेंट होता है वाइब्रेशनल तो क्या लिखेंगे? CP कितना आएगा? CP यहां R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7r/2। गामा कितना आ जाएगा? 7/5 1.4। और यहां पर CV कितना निकलेगा? 9r/2। गामा कितना निकलेगा? 9/7। अरे सबको समझ में आया? क्लियर है? ट्राई एटॉमिक का करके आना, लीनियर नॉन लीनियर का CV CP निकाल के आना ट्राई एटॉमिक का।